नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज थ्योरी ऑफ सप्लाई। इसके कॉन्सेप्ट्स ऑलमोस्ट वही हैं सेम जो डिमांड के हैं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। बस ये था कि डिमांड हमारा कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से था और सप्लाई हमारा प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से है। इसमें भी आपके पास एक कॉन्सेप्ट है क्वांटिटी सप्लाइड, और एक कॉन्सेप्ट है स्टॉक। ठीक है, क्वांटिटी सप्लाइड जो कि एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे एक गिवन प्राइस पे प्रोड्यूसर इज रेडी, ये जो प्रोड्यूसर है ये रेडी है टू सप्लाई इन मार्केट, वो हमारे लिए क्वांटिटी सप्लाइड है। स्टॉक इज जो अवेलेबल फॉर सेल है, इतना स्टॉक रेडी टू सेल है, ये हमारा कैप्ड इन गोडाउन है। लेकिन हो सकता है कि मार्केट में जो प्रिवेलिंग प्राइस चल रहा है उस पे प्रोड्यूसर इज नॉट रेडी टू सेल, तो वो स्टॉक है। तो हम जो भी स्टडी करते हैं हम क्वांटिटी सप्लाइड के बारे में स्टडी करते हैं, स्टॉक के बारे में सब नहीं करते। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट आएंगे हमारे पास, मार्केट सप्लाई, मार्केट सप्लाई जो और इंडिविजुअल सप्लाई, क्या डिफरेंस हुआ? इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई में क्या डिफरेंस हुआ? कंज्यूमर कहां से आ गया? इंडिविजुअल सप्लाई सिंगल प्रोड्यूसर की, जबकि मार्केट सप्लाई मैनी प्रोड्यूसर्स, ये मैनी प्रोड्यूसर्स की है। ठीक है, ऐसे ही सप्लाई स्केड्यूल क्या हो गया? मैं नहीं लिखवा रही हूं तुम्हें इसकी बहुत डिटेल में चीजें। सप्लाई स्केड्यूल क्या हो गया? टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड एंड प्राइस। ठीक है ना, और फिर इसमें भी इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल। मैं इसीलिए इनकी डेफिनेशन वाला पार्ट नहीं लिखवा रही हूं, सिर्फ एग्जाम्पल डायरेक्ट लिखवा रही हूं। मार्केट सप्लाई स्केड्यूल, कैसे? इंडिविजुअल में ये प्राइस है 2, 8, 10, तो जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो इंक्रीज हो गई 10, 15, 18, ये एक प्रोड्यूसर की है, फर्स्ट की। ऐसे ही क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ 2, 3, 4, सबकी अलग अलग हो सकती है। इसकी हो सकता है 2, 4, 5 हो, इसकी हो सकता है 8, 9, 10 हो, इसकी 50, 55 और 70 हो, कुछ भी हो सकता है, सब अलग अलग बिहेव कर सकते हैं। तो जो मार्केट वाला होगा वो 1 + 2 + 3 + 4, इन चारों का ऐड करके होगा। तो ये कितना हो गया? 70। ये कितना हो गया? 19, 28, 33, 83, और ये कितना हो गया? 23, 33, 103। ठीक है, तो इस तरह से हमारा मार्केट सप्लाई आ गया। सप्लाई कर्व क्या होता है? पिक्टोरियल, ग्राफिकल, डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन ऑफ एंड प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है ना, तो सप्लाई कर्व हमारा, ये भी हमारा इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, ये इंडिविजुअल सप्लाई कर्व और मार्केट सप्लाई कर्व।
हमने देखा कि इनमें पॉजिटिव रिलेशन होता है। भाई नेचुरल सी बात है, जितना हमारा ज्यादा होगा प्राइस, प्रोड्यूसर उतना ही ज्यादा सेल करना चाहेगा, राइट? तो हम क्या कहते हैं, ये हमारा सप्लाई कर्व है और ये हमारा फर्स्ट का है, ये हमारा सेकंड का है। तो अगेन इन दोनों को ज्वाइन करके ये इतना ज्वाइन किया, ये इतना ज्वाइन किया, यहां पॉइंट आया इतना। तो अगेन हम क्या कहते हैं, मार्केट सप्लाई कर्व इज हॉरिजॉन्टल सम ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। ठीक है ना? डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। सप्लाई कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं जिनसे अफेक्ट करती है, इन्हें हम फैक्टर्स अफेक्टिंग भी कह सकते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग, ठीक है। ओन प्राइस के साथ क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है। जैसे जैसे कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। इसीलिए हमें कहते हैं कि हमारा स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व इज पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव स्लोप होता है चेंज इन पी अपॉन चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। डिमांड का भी तो यही होता था, सप्लाई का भी सेम होता है, बस डिमांड का नेगेटिव था, इसका पॉजिटिव है। रिलेटेड गुड्स में इसमें जो सबसे ज्यादा इफेक्ट देती है वो सब्स्टिट्यूट गुड्स का इम्पैक्ट आता है। सब्स्टिट्यूट गुड्स में कैसे, वो भी अगर कोई एक प्रोड्यूसर है जो सेम टाइप ऑफ गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, मान लो एक प्रोड्यूसर है वो बॉल पेन भी बना रहा है और जेल पेन भी बना रहा है। अब अगर मार्केट में ऐसा लग रहा है कि बॉल पेन का प्राइस बढ़ रहा है तो वो अपने जो रिसोर्सेज है वो बॉल पेन पे शिफ्ट कर देगा जेल पेन की बजाय। अगर उसको ये लग रहा है कि जेल पेन पर है तो वो जेल पेन पे कर देगा। तो अगर एक कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होगा तो उसी की क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूट गुड्स में। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में ये पॉजिटिव डायरेक्शन में आता है। नंबर ऑफ फर्म्स, जितनी नंबर ऑफ फर्म इंक्रीज होंगी, मोर नंबर ऑफ फर्म्स, मोर फर्म्स, मोर सप्लाई होगा कि नहीं होगा। जितनी ज्यादा फर्म है उतनी ज्यादा सप्लाई होगी। गोल क्या है, अगर गोल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है तो वो क्या करेगा, ज्यादा प्राइस रखेगा, फिर चाहे उसकी डिमांड कम हो जाए, यानी कि वो सप्लाई चाहे कम कर दे। लेकिन अगर उसका मोटिव मार्केट एक्सपेंशन है, अगर उसका मोटिव मार्केट एक्सपेंशन है तो वो प्राइस बहुत कम करेगा और उस पे क्या करेगा, सप्लाई बढ़ा देगा कि मार्केट कैप्चर सबसे ज्यादा कर लूं। उसका गोल मार्केट शेयर को कैप्चर करना है, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि इनपुट प्राइसेस, बताओ इनपुट प्राइसेस कैसे इंपैक्ट डालेंगे। अगर प्राइस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो फिर उससे प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उसको ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो सप्लाई कैसे होगी, नहीं कम होगी ना, अगर उसको ज्यादा देना पड़ेगा तो कम होगी ना, क्योंकि इनपुट प्राइस अगर इंक्रीज होगा तो उसका प्रॉफिट मार्जिन से कवर करने के लिए तो लेकिन लॉस ही होगा। हाँ, बट फिर भी प्रॉफिट मार्जिन तो डिक्रीज होगा ही, ठीक है ना। तो उसकी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि उसको वो इनपुट प्राइस बढ़ाएगा, नेचुरल सी बात है, वो सप्लाई सेल प्राइस भी बढ़ा देगा। बट फिर भी अगर इनपुट प्राइस ज्यादा होता है तो उसके लिए तो अरेंजमेंट ऑफ फंड्स इनिशियल स्टेज पे ज्यादा करना पड़ा ना उसे, तो उसका ओवरऑल प्रॉफिट मार्जिन तो कम हो ही जाएगा ना। अभी अगर सिलेंडर की जो प्रॉब्लम आ रही है तो सिलेंडर की प्रॉब्लम की वजह से हुआ क्या है, बहुत सारे जो छोटे छोटे रोड साइड फूड आउटलेट्स थे जो कमर्शियल सिलेंडर पे भी नहीं चल रहे थे, जो कि नॉर्मल सिलेंडर पे चल रहे थे, जो हाउस होल्ड कनेक्शंस होते हैं, लेकिन वो भी महंगा होने से या ब्लैक में खरीद रहे थे तो वो महंगा होने से, क्योंकि वो डबल ट्रिपल प्राइस पे मिल रहा है, तो हुआ क्या,
सारे बंद होते चले गए, नंबर ऑफ फॉर्म्स कम हो गई, सप्लाई कम हो गई, उनका इनपुट प्राइस बढ़ गया। बीच में जब प्याज बहुत महंगा हुआ था, 200 रुपए किलो चला गया था एक टाइम पे प्याज, तो उस टाइम पे भी यही प्रॉब्लम आई थी कि रेस्टोरेंट्स के खाने का प्राइस बढ़ गया था, काफी चीजों की अवेलेबिलिटी खत्म कर दी थी उन्होंने, क्योंकि इनपुट प्राइस ज्यादा हो गया ना, उनका प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया, वो एकदम से प्राइस ना बढ़ा देंगे अपने प्रोडक्ट्स का। इसलिए टमाटर भी बढ़ा था, प्याज भी बढ़ा था एक बार। प्याज सबसे पहले बढ़ा था, प्याज पहले बढ़ा था, फिर बाद में टमाटर बढ़ा। आलू कांस्टेंट रहता है, सबका भाई है। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, कैसे स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इम्पैक्ट डालेगी सप्लाई पे? इंक्रीज करेगी सप्लाई। अगर हमारी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाएगी, इंप्रूव टेक्नोलॉजी सप्लाई को इंक्रीज करेगी, ठीक है ना। टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी तो आपके पास आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगी तो आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा। भाई नेचुरल सी बात है, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई तो मैं एट अ टाइम दोनों जगह की क्लास ले पा रही हूँ कि नहीं ले पा रही हूँ, वरना मैं नहीं ले सकती थी ना। तो ये टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई तो हमारी सप्लाई बढ़ गई ना, आई एम अवेलेबल फॉर मोर टाइम, ठीक है ना। ऐसे बिजनेस एक्सपेक्टेशंस, हाउ बिजनेस एक्सपेक्टेशन इम्पैक्ट सप्लाई। अगर हमें ऐसा लगता है कि मार्केट में हमारा फ्यूचर ट्रेंड जो है वो इन्फ्लेशनरी होने वाला है, यानी कि प्राइस बहुत बढ़ने वाला है, तो हम अभी ही उसकी सप्लाई को क्या करेंगे। अगर हमें लग रहा है कि हमारा फ्यूचर में सब चीज का प्राइस बढ़ने वाला है तो अपना स्टॉक बढ़ा लेंगे, लेकिन सप्लाई तो कम कर देंगे कि बाद में करेंगे सप्लाई, ठीक है। लेकिन हमें ये पता है कि बाद में प्राइस कम होने वाला है तो हम आज ही उसकी सप्लाई बढ़ा देंगे, जिससे कि अभी हमारा ज्यादा प्राइस पे बिक जाए सामान। अच्छा, प्रॉफिट ही चाहिए, प्रॉफिट ही तो हमारा मेन मकसद है ना सारा। प्रोड्यूसर कैसे देखते हैं ना, वो बाद में प्राइस बढ़ेंगे तो फिर उनके इनपुट की भी प्राइस बढ़ेंगे, तो वो प्रोडक्शन अभी करके रख लेंगे। तो यहाँ पे एमसीक्यू में ध्यान रखना, स्टॉक विल इंप्रूव, सप्लाई विल नॉट, है ना, ये ध्यान रखना। गवर्नमेंट पॉलिसी, हाउ गवर्नमेंट पॉलिसी इम्पैक्ट सप्लाई। गवर्नमेंट पॉलिसी अगर उसके अगेंस्ट में कोई है, जैसे नहीं, ऐसे अगेंस्ट मैं इसमें हिंट देती हूँ। गवर्नमेंट पॉलिसी में हम बात करते हैं टैक्सेशन एंड सब्सिडीज। अब बताओ, अगर टैक्सेशन सप्लाई कम होगी और सब्सिडी है तो सप्लाई ज्यादा। हाँ, अगर किसी भी कमोडिटी पे टैक्स ज्यादा लग रहा है तो उस पर सप्लाई कम हो जाएगी, लेकिन अगर सब्सिडी ज्यादा मिल रहे हैं तो सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसी से हमारे आगे के टॉपिक आगे कंटिन्यू करते हैं। लॉ ऑफ सप्लाई। अब तो सारा वही बचा है जो तुम्हारा डिमांड में था, बस याद दिलाने वाली बात है। लॉ ऑफ सप्लाई, पॉजिटिव रिलेशन, पॉजिटिव या डायरेक्ट रिलेशन ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड बीइंग, क्या होगा बीइंग, बीइंग लॉ ऑफ डिमांड से निकालो। ये पता लग रहा है कि पढ़ाई वढ़ाई हो नहीं रही है, बस मैं ही पढ़ाई जा रही हूँ तुम्हें। वेरी गुड। बीइंग अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। पता नहीं बच्चे क्यों नहीं सुनाई दिया, मन में ही बोला होगा। इसके लिए एक टर्म यूज होती है, वेरी गुड, सेट्रिस पैरिबस, ठीक है। तो ये हमारे लिए लॉ ऑफ डिमांड है। वही सेम रहेगा कि एजम्पशंस क्या रहेंगी, देयर इज नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, देयर इज नो चेंज इन टेक्नोलॉजी, रेशनल प्रोड्यूसर, सब सेम रहेगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें चेंज इन सप्लाई और चेंज इन
क्वांटिटी सप्लाइड, तो बता दो क्या डिफरेंस आएगा इन दोनों में। चेंज इन सप्लाई और चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, क्या डिफरेंस है दोनों में? Change in supply, other factor, change in quantity supplied, price of commodity. Change in quantity supplied due to price. This is due to other factors than price. ठीक है, जब हमने लॉ ऑफ सप्लाई किया तो हमने प्राइस के बारे में बात की कि ये हमारा प्राइस, ये क्वांटिटी और ये प्राइस। तो जब हमारा ये प्राइस था, ये क्वांटिटी थी, जैसे ही प्राइस इंक्रीज हुआ हमारी क्वांटिटी बढ़ गई, प्राइस इंक्रीज होते ही। तो दिस इज क्वांटिटी सप्लाइड। बट अगर कोई और फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारी सप्लाई में चेंज हुआ है बिना प्राइस में चेंज आए, मतलब हमारा ये सप्लाई है एस, हमारी सप्लाई यहाँ आ गई या यहाँ आ गई, तो इसे हम कहते हैं शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। जब हम एस से S1 पे जा रहे हैं तो ये क्या हुआ? इंक्रीज, यानी कि राइटवर्ड या डाउनवर्ड। जब हम SS से S2 पे जा रहे हैं तो क्या हुआ? क्वांटिटी कम हो रही है ना, डिक्रीज, यानी कि लेफ्टवर्ड अपवर्ड। ये किसी भी रीजन से हो सकता है नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ गई तो उस इंडस्ट्री का सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, ठीक है ना। हो सकता है टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई तो राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, बट प्राइस सेम है। लेकिन यहाँ पे ये क्या है? दिस इज मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व। मतलब ये अगर मेरा सप्लाई कर्व है और ये ए से मैं यहाँ आई या मैं ऊपर गई, तो ये ए से बी है, ये क्या है? हाँ, कौन सा मूवमेंट है, क्या नाम है? डाउनवर्ड मूवमेंट है, ठीक है। और इसके अलावा डाउनवर्ड हो गया, और डिक्रीज तो ये रहा। इसमें कौन सी दो टर्म यूज होती हैं क्वांटिटी सप्लाइड में? चलो लेफ्टवर्ड बोल देते हैं, नो लेफ्टवर्ड भी लिख दिया। और भी एक टर्म है जो इसकी टेक्निकल टर्म है। हाँ बताओ क्या है ये इसके लिए अलग टर्म? कॉन्ट्रैक्शन। तो दोबारा पूछा मैंने, कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना। ये क्या है फिर? ये तो हमारा हो गया A to B। अब A to C एक्सपेंशन, अपवर्ड और राइटवर्ड, ठीक है। ये समझ में आ गया? इतना क्लियर हुआ? चलो ये कर लो, इसके बाद हम करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट इज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। सेम कॉन्सेप्ट, दिस इज डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस बाय द चेंज इन प्राइस इन द क्वांटिटी सप्लाइड। कि प्राइस में चेंज होने से क्वांटिटी सप्लाइड में
क्या चेंज होता है, कितना डिग्री चेंज होता है। सेम 5 डिग्रीज होती हैं, तो इलास्टिसिटी 0 कब होगी? पर क्वांटिटी सप्लाई कांस्टेंट रहेगी। मीन्स देयर इज चेंज इन प्राइस बट क्वांटिटी सप्लाई डू नॉट चेंज। परफेक्टली इलास्टिक 0 का मतलब ये परफेक्टली है, ये हमारी क्वांटिटी सप्लाइड है, तो दिस इज परफेक्टली इलास्टिक। वर्टिकल पैरेलल टू वाई एक्सिस। इसमें क्या होगा? इन्फिनिटी में नो चेंज इन प्राइस बट चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। कोई चेंज नहीं हो रहा, प्राइस में एज इट इज है, फिर भी क्वांटिटी चेंज होती जा रही है। परफेक्टली इनइलास्टिक। हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है ना? 1 कब होगा? जब यूनिटरी मतलब दोनों हाँ, यूनिटरी होगा। ठीक है, आगे? परसेंटेज हाँ, क्या? परसेंटेज इन क्वांटिटी सप्लाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। हमेशा प्राइस की बात हम पहले करते हैं, ठीक है? यानी कि अगर ये प्राइस और ये क्वांटिटी है, जितना प्राइस बढ़ा उतनी ही क्वांटिटी बढ़ी। ठीक है ना? तो इट ऑलवेज व्हेन एक्सटेंडेड, ऐसे लिखते हैं, व्हेन एक्सटेंडेड टचेस टू origin at 45 डिग्री एंगल। हमेशा ये ओरिजिन को 45 डिग्री एंगल पे टच करेगी। ठीक है? हमेशा ये 45 डिग्री पे, इसको जब हम एक्सटेंड करेंगे तो ये 45 डिग्री पे ही करेगी हमेशा। ठीक है? मोर देन 1, जब ये प्राइस फॉल होती है तो एक्सपेंडिचर बढ़ती है, क्वांटिटी सप्लाई ज़्यादा। परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज लेस देन और मोर देन? लेस देन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। मतलब ये प्राइस और ये क्वांटिटी। अब हमारा प्राइस इतना सा कम हुआ लेकिन क्वांटिटी एकदम से बहुत सारी कम हो गई, तो ये क्या हो गई? फ्लैटर सप्लाई कर्व। तो व्हेन एक्सटेंडेड टचेस टू नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है? इस वाले केस में क्या होगा? प्राइस ज्यादा हुआ लेकिन क्वांटिटी सप्लाइड में बहुत कम फर्क आया। मतलब ये आपका प्राइस और ये क्वांटिटी, ठीक है ना? प्राइस हमारा इतना बढ़ा लेकिन क्वांटिटी पे उससे वो ज्यादा फर्क नहीं आया, तो यानी कि ये स्टीपर सप्लाई कर्व है। ठीक है? ये व्हेन एक्सटेंडेड टचेस टू पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है? समझ में आया? क्योंकि एमसीक्यू में यही वाले पॉइंट्स हैं जो थोड़ा आपके लिए पेपर को डिफिकल्ट बना देते हैं। ठीक है ना? तो अब हमें इसमें ध्यान क्या रखना है
हमारा मेन जो आ रहा है वो परसेंटेज मेथड ही आ रहा है, परसेंटेज मेथड, जिसे हम प्रोपोर्शनेट मेथड भी कहते हैं। क्या कह रहा है ये मेथड कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, या चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, चेंज इन प्राइस, प्राइस अपॉन क्वांटिटी। एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला है ना जो हमने डिमांड में किया था, बिल्कुल सेम है। नाउ द लास्ट टॉपिक, व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। फर्स्ट, नंबर ऑफ इनपुट यूज्ड। कैसे इलास्टिसिटी पे इम्पैक्ट डालेगा ये? कितने नंबर ऑफ इनपुट है। अगर हमारे इनपुट बहुत ज़्यादा हैं तो सप्लाई थोड़ी इलास्टिसिटी कम रहेगी, क्योंकि इतने सारे इनपुट को पहले गैदर करना और फिर प्रोडक्शन करना, तो उसकी सप्लाई में थोड़ी इनइलास्टिसिटी रहेगी। लेकिन अगर कम इनपुट यूज हो रहे हैं तो दैट विल बी मोर इलास्टिक। ठीक है, तो अगर लेस इनपुट है, लेस इनपुट तो हमारी इलास्टिक रहेगी। नेचुरल कॉन्स्ट्रेंट्स, नेचुरल कॉन्स्टेंट मतलब अगर आपकी प्रोडक्शन नेचुरल थिंग्स पे अवेलेबल है, जैसे कि किसी का फर्नीचर का बिजनेस है, अब फर्नीचर मान लो टीक वुड का बनना है, तो टीक वुड एकदम से तो नहीं पैदा कर सकते, वो तो नेचुरल थिंग है। इट टेक ईयर्स टू प्रोड्यूस। पहले तो टीक वुड को होगी कई सालों में, फिर हम उसको काटेंगे, फिर फर्नीचर बनेगा। तो अगर आपके नेचुरल कॉन्स्टेंट्स हैं कि दिस इज नॉट ईजी, तो उसकी इलास्टिसिटी भी कम रहेगी, क्योंकि नेचुरल कॉन्स्टेंट है ये तो। ठीक है, रिस्क टेकिंग, अगर आपका रिस्क टेकिंग बहुत ज़्यादा है, आपकी फर्म बहुत रिस्क उठा सकती है, तो आप सप्लाई ज़्यादा कर दोगे। लेकिन अगर फर्म रिस्क ज़्यादा नहीं ले सकती तो सप्लाई कम होगी। नेचर ऑफ कमोडिटी, पेरिशेबल गुड्स की सप्लाई इलास्टिसिटी, पेरिशेबल गुड्स की इलास्टिसिटी सप्लाई की क्या रहेगी? कम रहेगी, क्योंकि जल्दी खराब हो जाते हैं। नॉन पेरिशेबल की ज़्यादा रहेगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत हाई है तो इलास्टिसिटी कम रहेगी। ठीक है ना। टाइम फैक्टर, अगर प्रोडक्शन प्रोसेस होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, कम होगी ना। अगर हमारा टाइम फैक्टर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है तो हम एकदम से नहीं बना पाएंगे ना। और ऐसे ही टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, अगर हमारी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है तो इलास्टिसिटी, कैपिटल इंटेंसिव में तो फिर भी ज़्यादा कर सकते हैं, फटाफट से प्रोड्यूस हो जाएंगी। लेबर में तो लेबर विल टेक टाइम। जैसे कि मान लो जो हैंडमेड शॉल्स हैं, वो एक शॉल बनाने में अगर 2 महीने लगते हैं तो उसको तो टाइम लगेगा ना। लेकिन अगर मशीन से बनना है तो फटाफट हो जाएगा। अभी आप लोग सारे ऑनलाइन टेस्ट पेपर्स देते हो, तो आपके ऑनलाइन टेस्ट पेपर में क्या होता है? इमीडिएटली रिजल्ट आता है। आप पेपर सबमिट कर दो, आपके हाथ में रिजल्ट होता है। तो इससे क्या फ़ायदा होता है? इलास्टिसिटी कितनी बढ़िया है कि मैं फटाफट से आपको टेस्ट पेपर कोई भी बना के दे देती हूँ, आप फटाफट कर लेते हो। यहीं अगर हमें सब्जेक्टिव पेपर बनाना है तो सब्जेक्टिव पेपर बनाना, फिर उसके बाद आप लोग करेंगे, फिर चेक करेंगे, तो टाइम कंज्यूमिंग है ना फिर वो, क्योंकि उसमें लेबर इंटेंसिव आ गया। ठीक है, तो सप्लाई इतना था, सप्लाई हो गया हमारा।